Hello friends, Jayant Patel College Bhandara, run by Gondia Education Society Gondia, Department of English welcomes you all in this digital classroom. Today we shall discuss on model auxiliaries. English subject में तकलीफ देने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करने वाले जो बहुत सारे ग्रामेटिकल एक्सरसाइज है उसमें मॉडल ऑक्सिलरीज भी आते हैं। इंग्लिश नहीं आने की वजह से या इंग्लिश में फेल हो जाने की वजह से पूरा करियर बर्बाद हो गया या दोबारा कभी पास हो ही नहीं पाए, ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण हमारी आंखों के सामने आते हैं। एक इंग्लिश सब्जेक्ट हमारी कामयाबी के रास्ते में रोड़ा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑब्स्टेकल इन आवर लाइफ। ये इंग्लिश सब्जेक्ट लार्जर देन लाइफ, जिंदगी से बड़ा हो जाए और सारी कामयाबी के रास्ते को रोक दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आसान तरीके से ग्रामर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को सब्सक्राइबर्स कितने मिले, वीडियो को लाइक्स कितने मिले, व्यूज कितने मिले, ये सारे इश्यूज सेकेंडरी है। पर ऐसे वीडियोस को देखने के बाद में कितने स्टूडेंट्स को, कितने विद्यार्थियों को, कितने लोगों को फायदा हुआ, ये चीज ज्यादा मायने रखती है। इसलिए मकसद ज्यादा व्यूज पाना नहीं है, मकसद ज्यादा सब्सक्राइबर्स पाना नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरीज को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जिंदगी को और कामयाब बनाने के लिए, एग्जामिनेशन में बेहतर कामयाबी लाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस एक्सरसाइज को कॉन्फिडेंटली सॉल्व करने के लिए हमें मदद मिले। We will start this video now directly. Let us try to understand what does model auxiliaries means. Model auxiliaries को हमने दो अलग अलग हिस्सों में समझना है। पहला है लेक्सिकल वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स, और दूसरा है auxiliary verbs. Model auxiliaries are divided into two different parts. What does mean by lexical verbs? Lexical verbs क्या होता है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। Lexical verbs ऐसे verbs हैं used as main verbs and have independent meaning. ऐसे verbs हैं जो main verb के तौर पर sentences में यूज किए जा सकते हैं और जिनका खुद का independent meaning होता है। जैसे give माने देना, cut माने काटना, cry माने रोना, वगैरह वगैरह। दूसरा एक हिस्सा जो है वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स का। इनका काम है मेन वर्ब के रोल को अदा करना। दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये शब्द अपने आप में इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए ये वर्ब्स आते हैं और इनका पर्पस क्या होता है। एक तो टेंस को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए काम में आते हैं। वर्बल क्वेश्चन जिसे हम एस्ट्रोटाइप क्वेश्चंस कहते हैं उन्हें बनाने में काम में आते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जब क्वेश्चन टैग हम देते हैं तब भी ये हेल्पिंग वर्ब हमें हेल्प करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिसमें टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब एम इज आर वाज वेयर शैल बी विल बी आएंगे। टू हैव के कुछ रूप है, हैव है, हैज है, हैड है, और टू डू के कुछ रूप है जिसे हम डू, डज, डीड के नाम से जानते हैं। एक मॉडल ऑक्सिलरीज की जो कैटेगरी है, इनके अलावा कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, डेयर, नीड, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरीज की कैटेगरी में आते हैं। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसे हम मार्जिनल ऑक्सिलरीज कहते हैं, जहां यूज टू का, नीड का और डेयर का उल्लेख हम कर सकते हैं। अब लेक्सिकल वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं, ये समझने के बाद में अब मॉडल ऑक्सिलरीज करते क्या है और कौन कौन से मीनिंग को कैरी करते हैं, किस अलग अलग सेंस में आते हैं, इस प्रकार को हम समझने की कोशिश करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज का पहला पर्पस है कि दे हेल्प टू एक्सप्रेस अ रेंज ऑफ मीनिंग। अलग अलग प्रकार के मीनिंग के रेंज को समझाने के लिए वो मदद करते हैं। ये अलग अलग मीनिंग्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, सजेशंस है, वांट्स है, विशेष है, ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कमांड्स है, ऑर्डर्स है, ऐसे अनगिनत अलग अलग प्रकार के भाव रहते हैं जिन्हें दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ में किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमें समझनी है। सबसे पहला
जिन हेल्पिंग वर्ब्स को हम मॉडल ऑक्सिलरीज के तौर पर यूज करेंगे उन्हें एस ई एस आई एस सफिक्सेस नहीं लगते। एक बात क्लियर होगी, मैंने कैन हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, उड हो गया, और इन्हें कभी भी एस ई एस आई एस नहीं लगेगा। तीसरा जहां लगेगा तो वो मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं होगा, उसे हम मेन वर्ब कहेंगे। हम इसको भी डिस्कस करने वाले मार्जिनल ऑक्सिलरीज के कॉलम में। दूसरा इंपॉर्टेंट है, इन ऑक्सिलरीज को आईएनजी सफिक्स नहीं लगता। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड जो भी है उन्हें कभी भी आईएनजी नहीं लगेगा। तीसरा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इंफिनिटिव फॉर्म इज नॉट फॉर्म्ड। इंफिनिटिव फॉर्म TO2 लगाकर जनरली बनते हैं, तो ऐसा TO2 लगकर ये ऑक्सिलरीज कभी नहीं दिखेंगे आपको। एक बात और समझ लीजिए, डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, डेयर, नीड, इनके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, इसे भी इनफाइनाइट ही कहते हैं, इसलिए इस प्रकार में टू नहीं लगेगा। तीसरा एक है, पर्सन और जेंडर के कारण सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस, एस, आई एस वगैरह चेंजेस होते हैं वर्ब में। यहां पर किसी भी प्रकार के चेंजेस पर्सन और जेंडर के अनुसार नहीं, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कोई भी जेंडर हो, इनके अनुसार वर्ब में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। और तीसरे एक इंपॉर्टेंट बात है कि these modal auxiliaries cannot be used as an independent verb. इन मॉडल ऑक्सिलरीज को हम इंडिपेंडेंट वर्ब को वर्ब के तौर पर, एक्शन वर्ब के तौर पर कभी भी यूज नहीं कर पाते या कर नहीं पाएंगे। इन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस के बाद अब हम एक एक मॉडल ऑक्सिलरी को कौन कौन से सेंस के साथ वो आते हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज को समझते समय हम पहले कैन को समझने की कोशिश करते हैं। कैन ये संभावनाओं को, शक्यताओं को दर्शाता है। यहाँ पर पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, ये फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी, इन सारे अलग अलग भावों को दर्शाने के लिए कैन का यूज होता है। यहाँ पर जनरली एमएसआर प्लस एबल टू इस चीज को रिप्लेस करके कैन आता है, या कैन को रिप्लेस करके एमएसआर प्लस एबल टू का यूज करो, ऐसा भी एक्सरसाइज कभी कभी ग्रामर में आता है। अगर आपको एमएसआर प्लस एबल टू को रिप्लेस करना है तो इनके स्थान पर कैन लगाना है, अगर कैन को रिप्लेस करना है तो उसके स्थान पर एमएसआर प्लस एबल टू आता है। तो कैन अलग अलग प्रकार के सेंस को दर्शाता है। जैसे ये सेंटेंस, ही कैन लिफ्ट द आयरन बॉक्स, वो आयरन के बॉक्स को उठा सकता है, ये पावर है। कैपेसिटी के लिए कैन तो आता है, पर आयरन बॉक्स उठाने के लिए ताकत लगती है, तो इसे हम फिजिकल कैपेसिटी कहते हैं। तो कैन का इस्तेमाल इस प्रकार के फिजिकल कैपेसिटी को दर्शाने के लिए भी होता है। दूसरे सेंटेंस को पढ़िए, यू कैन गो नाउ, अभी तुम जा सकते हो। हमने क्या किया, यहाँ पर परमिशन दे दी जाने की, तो यहाँ पर कैन का फंक्शन परमिशन देना ये भी हो गया। तो कैपेसिटी को दिखाने के साथ साथ परमिशन देने के लिए भी, लेने के लिए भी कैन का यूज किया जा सकता है। तीसरा ऐसा है, शी कैन सॉल्व द मैथमेटिक्स या मैथ्स प्रॉब्लम, वो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। यहाँ पर किसी प्रकार की फिजिकल ताकत नहीं लग रही जो आयरन के बॉक्स को उठाने में लग रही, यहाँ दिमाग लग रहा है, यहाँ ब्रेन का यूज हो रहा है। तो ब्रेन की जो कैपेसिटी है उसे हम मेंटल कैपेसिटी कहेंगे। मेंटल कैपेसिटी को दर्शाने के लिए भी कैन का यूज होता है। वन मोर सेंटेंस, मैन कैन कमिट मिस्टेक्स, आदमी गलतियां कर सकता है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, संभावना है। इस पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए कैन का यूज किया जाता है। अब आपको कभी भी एग्जामिनेशन में अगर ये पूछा जाता है कि कैन मॉडल ऑक्सिलरीज को अंडरलाइन कीजिए और वो कौन से प्रकार के भाव को दर्शाता है वो लिखिए, तो आपको कैन को अंडरलाइन करना है और इस प्रकार के अलग अलग सेंटेंसेस को पहचान कर वो पावर है, परमिशन है, मेंटल कैपेसिटी है या पॉसिबिलिटी है, ये आपको लिखना पड़ता है। तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट कुड। कैन को हमने पढ़ने के बाद में कुड को समझना जरूरी है। जैसे एम इज आर प्लस एबल टू को हटाकर या उसके स्थान पर हम कैन लगाते हैं, वैसे कुड के स्थान पर वॉज वेयर प्लस एबल टू का यूज होता है।
कुड क्या करता है? पास्ट एबिलिटी, भूतकाल की ताकत को, शक्यताओं को दर्शाता है। कैपेसिटी है, पावर है इसमें। पर एक बार चीज ध्यान में रखिए, कुड का जहां पर इस्तेमाल होगा उसका मतलब क्या होता है? द एक्शन दैट डिड नॉट एक्चुअली टेक प्लेस। ऐसी क्रिया जो वास्तविक रूप में नहीं हुई, नहीं हो पाई, ऐसे एक्शंस को कुड दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ही कुड पास द आईएएस एग्जाम, वो आईएएस एग्जाम पास कर सकता था। किया क्या? नहीं, बट ही कुड नॉट, ये सेंस है उसमें। इसलिए कुड के एक्शंस में एक्शंस इनकम्प्लीट होती है, वो सक्सेसफुल एक्शंस नहीं रहती। तो कैन में और कुड में ये थोड़ा सा फर्क है। कुड का कभी कभी इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए भी होता है। कैन की तुलना में कुड में पोलाइटनेस, नम्रता ज्यादा है, इसलिए विनम्र भाव को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज हेल्प हर, कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज डू दिस फॉर मी। ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस में हमने कुड का प्रयोग किया और यहाँ पर इन सेंटेंसेस के माध्यम से पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाने का प्रयास किया। तो कुड इज यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स, कैपेसिटीज। कुड इज यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। In third sentence, could I enter with the shoes? Here I am seeking permission. यहाँ हम परमिशन मांग रहे हैं तो कुड का इस्तेमाल परमिशन के लिए भी हो रहा है। पर अगर आपको कंपेयर करना है बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरीज से, तो मे का यूज भी हम करते हैं परमिशन लेने के लिए, कैन का यूज भी करते हैं। मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, यहाँ भी हमने मे का प्रयोग किया। पर मे और कैन की तुलना में कुड इज बेटर ऑप्शन बिकॉज इट शोज मोर पोलाइटनेस। इस प्रकार से हम कैन और कुड का अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है मे टू टेक और गिव परमिशंस। परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए इसका यूज होता है। ये सेंटेंसेस हमें पता है, मे आई कम इन सर, इन दिस सेंटेंस वी आर सीकिंग परमिशन। यस यू मे लीव नाउ, अभी तुम जा सकते हो। इस सेंटेंस में हमने क्या किया? वी हैव गिवन परमिशन। तो taking permission and giving permission, both the functions are performed by may. Whenever in the examination it will be asked, you have to underline may as a modal auxiliary और ब्रैकेट में आपको लिखना है कि in this particular sentence may is used to take permission या may is used to give permission। आपको इस प्रकार का explanation लिखना होता है। may में possibility भी है, अनसर्टेनिटी का भाव आता है इसमें, अनिश्चितताओं को दर्शाता है। इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। ये मे के यूज के कारण हम समझ जाते हैं कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अनसर्टेनिटी है, संभावना तो है पर कम है। ऐसे कम संभावनाओं को दर्शाने के लिए मे आता है। माय रिलेटिव्स मे कम टुमारो, मेरे रिश्तेदार शायद कल आ सकते हैं। यहाँ पर भी मे उस संभावना को कम करता है, अनसर्टेनिटी को ज्यादा बताता है, इसलिए मे में इस प्रकार का अनसर्टेनिटी का भाव रहता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मे करता है। मे का इस्तेमाल विश, प्रे या ब्लेसिंग्स देने के लिए या कभी कभी कर्स देने के लिए, श्राप देने के लिए भी मे का यूज होता है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे यू हैव अ ग्रेट सक्सेस, आप कामयाब हो। इस प्रकार की अच्छी अच्छी इच्छाएं विशेष एक्सप्रेस करने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। मे का पास्ट टेंस फॉर्म माइट होता है। माइट लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। जब भी आप मे और माइट की तुलना करेंगे तो मे में संभावना कम है, माइट में बिल्कुल नहीं के बराबर संभावना है, एकदम कम है, लेस पॉसिबिलिटी है। इट माइट रेन टुडे, बारिश हो सकती है पर मे में थोड़ी बहुत संभावना लगती है, माइट में वो भी नहीं लगती। इट मे रेन टुडे, शी मे जॉइन सर्विस, शी माइट जॉइन सर्विस। इस प्रकार के सेंटेंसेस में मे और माइट में क्या संभावनाओं का फर्क है? ही मे पास, शायद पास हो सकता है। ही माइट पास, पास होने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है, तो हम माइट का यूज करते हैं। कुड, माइट मोर पोलाइटनेस को दर्शाते हैं देन कैन और मे। कैन की तुलना में, मे की तुलना में कुड में ज्यादा पोलाइटनेस है, हमने पहले डिस्कस किया। जो सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्टिव मूड्स या सब्जेक्टिव सेंटेंसेस कहते हैं,
इमेजिनेशंस कल्पनाओं को दर्शाने के लिए भी मेक और माइट का यूज होता है। इफ यू बाय लॉटरी टिकट यू माइट विन, अगर तुम लॉटरी का टिकट खरीदते हो यू माइट विन, जीत सकते हो, संभावना बिल्कुल कम है। यू मे विन, शायद जीत सकते हो, थोड़ी बहुत संभावना है। तो ऐसे अलग अलग सेंस को आप इन सेंस को अगर पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बहुत आसानी से एक एक सेंटेंसेस के फर्क को आप समझेंगे। यू शुड कम ऑन टाइम, यू ऑट टू कम ऑन टाइम एंड यू मस्ट कम ऑन टाइम। देखो, तुमने समय पर आना चाहिए, इसके लिए हमने ऑट टू का, शुड का, मस्ट का अलग अलग यूज किया है। तीनों का ट्रांसलेशन आपने समय पर आना चाहिए ऐसा ही होता है, पर तीनों के भाव अलग अलग है। इसलिए ऑट टू क्या होता है, शुड क्या होता है, मस्ट क्या होता है, ये हमें समझने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज को समझना होता है। We will discuss some other model. We are discussing on model auxiliaries. अलग अलग प्रकार के मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं और किस प्रकार से फंक्शंस करते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। शॉल को जानने की कोशिश करते हैं। शॉल का यूज हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में किया है। शॉल और विल वहां पर लगते हैं। शॉल का इस्तेमाल सिर्फ आई और विल के सामने ट्रेडिशनल ग्रामर में होता है। जो परंपरागत हम ग्रामर सीखते आए हैं उसमें आई और विल के सामने ही शॉल का इस्तेमाल करना ऐसा नियम है। तो सेंटेंस क्या दिखेगा, आई शॉल या वी शॉल राइट ए लेटर। मीनिंग भी सिंपल होता है कि मैं पत्र लिखूंगा, लिखने वाला हूं, भविष्य में होने वाली किसी भी क्रिया को दर्शाने के लिए शॉल विल का यूज होता है। पर जब इसे हम मॉडल ऑक्सिलरीज के तौर पर यूज करते हैं, हमने कहा कि आई और वी के सामने शॉल का प्रयोग करना, इसका मतलब होता है कि बाकी जो नाउन्स प्रोनाउंस है उनके सामने आपको विल का प्रयोग करना पड़ता है। पर जब इनके प्लेसेस को आपस में चेंज किया जाता है तब उसके मीनिंग में चेंज आता है, उस सेंटेंस के मीनिंग में चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस है? यू के सामने विल का प्रयोग करना चाहिए रूल के अनुसार, पर हमने यहां शॉल का यूज किया तो मीनिंग में देखो चेंज कैसा होता है। यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, यहां अगर विल लगता है तुम बाहर बैठो, सिंपल फ्यूचर टेंस से बैठोगे, पर यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, तुम बाहर बैठोगे, ये तुम्हें दिया गया कमांड है। तो शॉल और विल की जगह जब एक दूसरे से एक्सचेंज की जाती, बदल जाती है, तब उसमें फर्मनेस, डिटर्मिनेशन, अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं। यहां पर ही शॉल सबमिट रिपोर्ट्स टुमारो, ही के सामने विल का प्रयोग होना चाहिए। हमने यहां पर शॉल लगाया तो इस सेंटेंस में ऑटोमेटिक एक प्रकार का कमांड आ गया कि कल आपको सबमिट करना है, ये आपके लिए आदेश है, ऑर्डर है। ये सिर्फ शॉल के यहां यूज करने से हमारा सेंटेंस का सेंस जो है बदल गया। दूसरा सेंटेंस, यू शैल हैव अ लीव टुमारो। कभी कभी प्रॉमिस दिखाने के लिए, कमिटमेंट दर्शाने के लिए भी शॉल विल की जगह बदल दी जाती है। यहां पर यू शैल हैव अ लीव टुमारो, कल आपको छुट्टी मिलेगी। यहां पर एक प्रॉमिस है, कमिटमेंट है बॉस की तरफ से, तो यहां पर शॉल का इस्तेमाल एक प्रकार का प्रॉमिस को दर्शाता है। थर्ड सेंटेंस में, इफ यू कमिट एनी मिस्टेक यू शैल बी डिसमिस्ड। यहां पर यू के सामने विल लगना चाहिए, हमने शॉल का प्रयोग किया, पर इस सेंटेंस में एक प्रकार की वार्निंग आती है। माने आपने विल की जगह पर अगर शॉल को लगाया तो कभी वो कमांड, कभी प्रॉमिस, कभी किसी प्रकार की वार्निंग, इस अलग अलग प्रकार के सेंस को वो दर्शाता है। यू शैल कम हियर एनी हाउ, कल किसी भी हालत में आप यहां पर आओगे, ये एक प्रकार का कंपल्शन है। तो एक शॉल की जगह को जरा सा रिप्लेस करने से देखो सेंटेंस में किस किस प्रकार के चेंजेस आते हैं। कभी वो कमांड, कभी प्रॉमिस, कभी किसी प्रकार की वार्निंग, कभी कंपल्शन को वो दिखाते हैं। इस सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद में आपको उसका सेंस समझ में आ जाएगा। अभी आपको मॉडल ऑक्सिलरीज को एक अलग नजरिए से पढ़ना शुरू करना है। चलो विल की बात करते हैं। जो शॉल के साथ होता है वही विल के साथ होता है क्या? विल हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करना है, और विल आई और वी को छोड़ के जो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन प्रोनाउन है, उनके सामने विल लगते हैं। अब सेकंड और थर्ड पर्सन के सामने, नाउन प्रोनाउन के सामने हमें विल लगाना है। तो सिंपल मीनिंग उसका होता है कि ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। ही विल डिपॉजिट मनी इन नेक्स्ट मंथ,
अगले महीने वो जमा करने वाला है, ही विल राइट अ लेटर टुमारो, भविष्य में वो पत्र कल लिखने वाला है। तो भविष्यकालीन क्रियाओं को दर्शाने के लिए विल का हमने यहाँ यूज किया। ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, उसके सामने विल लगना चाहिए, हमने बिल्कुल वहां पर लगाया। ट्रेडिशनल ग्रामर के रूल के हिसाब से बराबर है, बिल्कुल किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं है। पर आई के सामने शॉल लगना चाहिए, हमने यहां पर विल लगाया, तो सेंटेंस के मीनिंग में फर्मनेस, एक प्रकार का दृढ़ता आती है। तो यहाँ देखिए सेंटेंस, आई विल पास एमपीएससी एग्जाम दिस ईयर। आई शॉल अगर लगाया तो प्रोलॉन्ग्ड फ्यूचर टेंस कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप शॉल और विल का यूज ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार करते हैं तो उसका मीनिंग प्रोलॉन्ग्ड फ्यूचर, लंबे भविष्य में होने वाली क्रिया इस प्रकार से होती है। आई शैल पास एमपीएससी एग्जाम का मतलब क्या होता है, मैं एमपीएससी पास करूंगा कभी तो भी, भविष्य में कब होगा पता नहीं, पर आई विल पास का मतलब इस साल मैं एग्जाम पास करूंगा, इस प्रकार का डिटर्मिनेशन शॉल की जगह विल लगाने से इस सेंटेंस। आई विल हेल्प यू फाइनेंशियली, इसमें प्रॉमिस है। आई विल किल हिम, इस सेंटेंस में वार्निंग है, विल से वो कंफर्मेशन हो जाता है। एंड विल यू कम टू डिनर, इस सेंटेंस में इन्विटेशन है। माने एक विल को हमने अलग अलग सेंस के हिसाब से अलग अलग सिचुएशंस में यूज किया है। वो कहीं डिटर्मिनेशन, कहीं प्रॉमिस, कहीं वार्निंग, कहीं इन्विटेशन। तो किसी किस सेंटेंस में वो एक प्रकार के रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए आते हैं। विल यू हेल्प मी, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट है। पर हमने कंपैरेटिवली आपको समझा दिया कि विल की तुलना में वुड में ज्यादा पोलाइटनेस है, कैन की तुलना में कुड में ज्यादा पोलाइटनेस है, मे की तुलना में माइट में प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी कम है। इस प्रकार के सेंस को आपको समझना है। एक और इम्पॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरी की बात करते हैं, जैसे हम वुड के नाम से जानते हैं। वुड का इस्तेमाल पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के लिए होता है। जैसे ही वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। हैबिट है, इस प्रकार की हैबिट को दर्शाने के लिए वुड का यूज होता है। वुड यू प्लीज गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो वुड को हम रिक्वेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं। He would be the next chief minister, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। इस प्रकार के अलग अलग सेंटेंसेस में वुड अपने अपने अलग अलग फंक्शंस को चेंज कर रहा है। If I were a bird, I would fly in the sky. अगर मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ता। I would fly, जो अनरियल सेंटेंसेस है, इमेजिनरी कंडीशंस वाले सेंटेंसेस है, वहां पर भी वुड का यूज होता है। इसका मतलब वुड को हम अलग अलग सिचुएशंस में एज मॉडल ऑक्सिलरी यूज कर सकते हैं। वुड के साथ साथ शुड को भी डिस्कस कर लेते हैं। शुड का यूज ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी या एडवाइस के लिए होता है। ऑब्लिगेशंस का मतलब किसी भी प्रकार का कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी जिसे हम कहते हैं। किसी प्रकार के एडवाइस को दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे वी शुड कीप अवर एरिया क्लीन, हमने अपना एरिया साफ सुथरा रखना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। शुड के सेंस में ड्यूटी आती है। यू शुड नॉट टॉक ड्यूरिंग लेक्चर, लेक्चर के दरमियान आपने बात नहीं करना है, इस सेंटेंस में एडवाइस आता है। तो शुड ने ड्यूटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशंस ऐसे अलग अलग प्रकार के भाव को दर्शाया है। स्टूडेंट शुड नॉट यूज पॉलिथीन ऑन कैंपस, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है, तो कभी कभी इंस्ट्रक्शंस के देने के लिए भी यूज होता है। पर एक बात समझ लीजिए, जब शुड और टू और मस्ट की आप बात करेंगे तो शुड में सेंस रहता है यू शुड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, आपने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। पर सेंस में मस्ट वाला भाव नहीं है। नहीं किया तो क्या, इसका कोई प्रोविजन नहीं है। करो नहीं तो मत करो, इस प्रकार का एक ढीला ढाला सेंस उसमें आता है। मस्ट में ऑर्डर्स है, वहां चॉइस नहीं दिया गया है। यू मस्ट फॉलो माई ऑर्डर्स, यहाँ पर कुछ भी हो जाए आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। इस प्रकार के अलग अलग भाव को शुड, वुड और टू, डेयर, नीड दर्शाते हैं। इसलिए इन मॉडल ऑक्सिलरीज को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना जरूरी है। और टू मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए आते हैं। मॉरल ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य। नीति द्वारा, हमारे मैनर्स, एटिकेट के द्वारा ऐसे कुछ ऑब्लिगेशंस हमारे ऊपर आते हैं। वो कानून में कहीं लिखे नहीं होते पर हम उन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि
समाज कहता है, संस्कार कहते हैं, घर के रीति रिवाज कहते हैं। इसलिए वी ought to love our country, हमने अपने देश से प्यार करना चाहिए। ये हमारी अंतर्गत भावनाएं होती है, हमारे संस्कार होते हैं। ये कानून में कहीं ऐसा लिखा नहीं होता, या करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे ऐसा भी ये भाव नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए वहां पर ought to का यूज होता है। यू ought to read रामायण, किसी प्रकार के एडवाइस देने के लिए ought to का प्रयोग होता है। should में वो भाव नहीं है, ought to में जिम्मेदारी ज्यादा है। और must में ना तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना तो शुड का भाव है, यहाँ तो ऑर्डर्स है, यहाँ तो कमांड है। कुछ भी हो जाए आपको फॉलो ही करनी पड़ेंगे, चॉइस नहीं होता यहाँ पर। मस्ट इज यूज फॉर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस, कमांड्स, ऑर्डर्स, जैसे वी मस्ट फॉलो, यू मस्ट फॉलो माय ऑर्डर्स, इस प्रकार का सेंटेंस। तो आपने मेरा आदेश फॉलो करना ही चाहिए, इस प्रकार का ऑर्डर आ जाएगा। स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स, स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी ही चाहिए, यहाँ इस प्रकार का ऑर्डर्स आता है। उड के साथ साथ और एक मॉडल ऑक्सिलरी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि उड को रिप्लेस करके जनरली यूज टू को यूज किया जाता है। यूज टू को हमने मार्जिनल ऑक्सिलरीज के कैटेगरी में रखा है, जहां पर यूज टू और नीड और डेयर वगैरह आते हैं। यूज टू का स्पेशल पर्पस जो है वो पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के लिए होता है। भूतकाल में ऐसी क्रिया जो चल रही थी आदतन पर बीच में बंद होगी। इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है, these things used to happen in the past but not in present, discontinued actions, ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल में नियमित रूप से हो रही थी अभी नहीं होती, डिसकंटिन्यू हो गई है। ऐसी क्रियाओं को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। उड में ये डिसकंटिन्यूएशन वाला भाव नहीं होता, इसलिए हम भले ही यूज टू के स्थान पर उड को रिप्लेस करते हैं, पर दोनों के समझने में, दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा फर्क है। He used to chew tobacco, वो तंबाकू खाया करता था, अभी नहीं खाता। He used to go for morning walk, वो घूमने के लिए जाता था, आदत थी, अभी नहीं जाता। इस प्रकार के सेंस को used to के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है। अब आप कहेंगे कि used to ये पास्ट फॉर्म दिख रहा है, तो भूतकाल की आदतों को दर्शाने के लिए used to, तो क्या वर्तमान काल की आदतों को दर्शाने के लिए used to का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, ये लॉजिक नहीं लगा सकते। used to या uses to ऐसा प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर नहीं होता। अगर आप करते भी है तो उसका सिर्फ मीनिंग आपने एक मेन वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया है, इतना ही उसका अर्थ होता है। इसलिए used to या uses to ऐसा आप मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं कर सकते used to के सेंस में। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे हम मार्जिनल ऑक्सिलरीज के कैटेगरी में समझते हैं, क्योंकि मार्जिनल इसलिए कहते हैं कि ये कभी कभी मेन वर्ब के तौर पर भी सेंटेंसेस में यूज होते हैं, पर मेन वर्ब कहां पर है और हेल्पिंग वर्ब कहां पर है, मॉडल ऑक्सिलरी कहां पर, ये फर्क आपको समझना है। किसी चीज की जरूरत है, नेसेसरी है, इस प्रकार के सेंस से नीड आता है। आई नीड टू गो देयर, ही नीड्स टू अटेंड क्लास, I need not go there, you need not work in the shift, you need work hardly। इस प्रकार से अलग अलग सेंटेंसेस में नीड का हमने प्रयोग किया, पर he needs to attend the class इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी नहीं। दूसरे सेंटेंस में देखिए I need not to go, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी है, क्योंकि मेन वर्ब दूसरा है। तो आपको मेन वर्ब कहां पर है और मॉडल ऑक्सिलरी कहां पर है, ये आपको फर्क समझना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरी है डेयर, टू बी करेजियस इनफ टू डू समथिंग, स्पेशली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इस प्रकार के सेंस से डेयर का यूज करते हैं, पर यहां भी मेन वर्ब है कि मॉडल ऑक्सिलरी है, ये समझने की जिम्मेदारी आपकी डबल हो जाती है। He dared me to get success, यहाँ पर हमने dare का ed फॉर्म लगाया है, पर यहाँ पे वर्ब को हमने ed फॉर्म में यूज किया। इसका मतलब उसको हमने मेन वर्ब, जिसका मतलब चैलेंज करना वगैरह इस प्रकार से होता है,
यहाँ ये मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, पर आई डेयर नॉट गो देयर, मेन वर्ब के साथ में डेयर नॉट हमने लगाया है, ही डेयर नॉट। अब आप बोलेंगे यहाँ पर SES लगेगा क्या, ही डेयर्स नॉट वगैरह होता है क्या? नहीं, जैसे शुड वुड कैन को SES नहीं लगते क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी से, वैसे ही डेयर को नीड को भी आप SES भले ही वो ही शीट के सामने आते हो आप नहीं लगाएंगे क्योंकि वो मॉडल ऑक्सिलरीज के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए डेयर नॉट, डेयरेंट वगैरह शॉर्ट फॉर्म होते हैं और प्लूरल फॉर्म में उन्हें ही प्लूरल फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना होता है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं। इसलिए ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आपको ध्यान में रखना है। एक और इंपॉर्टेंट है, हैड, हैव वगैरह को भी हम मॉडल ऑक्सिलरीज के तौर पर यूज करते हैं, भले ही वो टू बी फॉर्म ऑफ और हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। हाउ टू का मतलब होता है दी गई जिम्मेदारी को करना, गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू फिनिश दिस वर्क बिफोर इवनिंग, शाम के पहले काम खत्म करना है, ये आपको दी गई जिम्मेदारी है। यू हैव टू राइट दिस लेटर्स। डू, डज, डीड कभी कभी एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देकर किसी बात को बताने के लिए आते हैं, जैसे he does follow my instructions, you do believe in the existence of God। यहाँ पर जनरली डू, डज नेगेटिव बनाते समय, इंट्रोगेटिव बनाते समय, वर्बल क्वेश्चंस बनाते समय यूज होते हैं। बिना नॉट के हमने कभी डू, डज को, डीड को देखा नहीं है, पर जब होंगे तब आप समझ जाना कि यहाँ पर इनको किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देकर कहने के लिए, स्ट्रेस देकर कहने के लिए इनका यूज किया गया है। अब आप जब भी इंग्लिश को पढ़ेंगे, सेंटेंसेस पढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो हर एक मॉडल ऑक्सिलरी को एक सेंस के साथ, एक पर्टिकुलर मीनिंग के साथ आपको पढ़ना है। ये आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरीज को सॉल्व करने के लिए।